गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। संदीप स्टडी परिवार के सभी साथियों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संदीप नागवंशी आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण सेशन में। आज एक महामैराथन वीडियो में लाने वाला था जिसकी चर्चा मैं काफ़ी दिनों से कर रहा था। आज फाइनली वो घड़ी आ गई है। आज हम लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। संविधान के लगभग 45 क्वेश्चन हैं, इतिहास के 70 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा ही हैं। ठीक है, मैंने ऑन एंड एवरेज लिया है। भूगोल के 45 क्वेश्चन है। आपकी इंडियन जीएस की तैयारी में यह वीडियो 4 चांद लगाने वाली है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लेके आया और आपके महा रिवीजन के तौर पे भी काम करेगा कि आपने अब तक क्या पाया और क्या खोया। तो एक एक करके क्वेश्चंस देखते जाइएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। बड़े ध्यान से देखिएगा और हर बार की तरह आप आंसर करने की कोशिश करना। इसमें एक चीज़ मैं बोलूँगा, आपको पॉज करना है, वीडियो को पॉज करना है और आंसर सोचना है यदि आप टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, अन्यथा मैं जो है ना स्पीड में थोड़ा चलते जाऊँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, इतने क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, कम समय की बात नहीं है, थोड़ा स्पीड करूँगा मैं। भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये आपको याद होगा। तो पहला इसका सही हो जाता है। अगला है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य को स्पर्श नहीं करती? ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो आपको याद होना चाहिए जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है अपना, ठीक है, वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे वो गुजरात से गुजरता है, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो अब बताओ इसमें देख के वो कौन सा राज्य है जहाँ से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता? तब इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो ये हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट से, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये दोनों में पूर्वी आएगा। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इसको कभी नहीं भूलना। पूर्वी पश्चिम में आपको फंसाएगा तो दोनों में पूर्वी आएगा यदि देशांतरी की बात होती है, और दोनों में उत्तरी आएगा यदि वो अक्षांशी की बात करता है। ठीक बात है। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। भारतीय मानक समय रेखा अब बताएंगे वो है ना कहाँ से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, तो 82.5 डिग्री, ठीक है, जो देशांतरी रेखा है उसको मानक समय रेखा के रूप में है ना स्वीकारा गया है इंडिया के द्वारा। अब इसमें देखना है कि कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है। यहाँ पे एक बार देखो, वो उत्तर प्रदेश से गुजरता है, मध्य प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, ओडिशा से और आंध्र प्रदेश से। अब यहाँ देख के मुझे बताएंगे कि भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, ये देखेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से यहाँ से गुजरती है। अगला क्वेश्चन आपके पास, अच्छा नोट कर कुछ लिखना। भारत का क्षेत्रफल यदि आपको पूछे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपको याद रखनी है, जो कि विश्व का 2.4% है। ठीक है, विश्व का 7वां बड़ा देश है भारत, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा देश रसिया हो जाता है क्षेत्रफल के हिसाब से, फिर कनाडा है, चाइना है, यूएसए है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद अपना भारत आता है। ठीक, अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। ये आपका महा रिवीजन है, समझो। ठीक है, ये रिवाइज करा रहा हूँ 2 दिन से पहले, आपके एग्जाम के 2 दिन पहले। अब इसमें क्या ही समझाऊँ, नहीं तो मैप बनाता और समझाता। ठीक है, तो क्वेश्चंस करते जाएँ, जितने पढ़ने लिखने का काम था आपका हो गया है, क्वेश्चन से काम चला लें। ठीक, भारत की सीमा कितने देशों के साथ स्पर्शरत है? ठीक है, इसको देखना है। तो ये मुख्य इसकी भूमि की बात कर रहा है। तो भारत का जो स्थलीय सीमा है कितने देशों के साथ संलग्न है? ठीक, मतलब लगा हुआ है। तो 7 देश और 7 देश के नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे बांग्लादेश है। ठीक, यदि हम लोग भारत को देखें तो मैं ऐसी कुछ बनाता हूँ और कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक, यहाँ पे देखेंगे आप बांग्लादेश को देखते हो, फिर चाइना और है ना, चाइना, नेपाल, भूटान को यहाँ पे इस एरिया में आप देखते हो, फिर आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान इधर देखते हो। ठीक है, तो अपने पास जो 7 देश है, इस देश के नाम एक बार याद रख लो। कौन सा देश है ना नहीं छूता, ऐसे क्वेश्चन आ जाए। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आज का अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कल्प में वृहद हिमालय का निर्माण हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको महाकल्प बोले, एक चीज़ याद रखना, वृहद हिमालय का निर्माण किस महाकल्प में हुआ है? तो वो आपका सीनोजोइक हो जाता है। इसको ध्यान में रख लेना, यही पूछता है, सीनोजोइक हो जाता है, इसको लिख लेना। ठीक है, अब इसके इयोसिन और ओलिगोसिन कल्प, तो सबसे पहले महाकल्प क्या हो गया? सीनोजोइक हो गया, जहाँ पे जो है आपके वृहद हिमालय बना है। ठीक है, अब इसके इयोसिन और ओलिगोसिन अगर स्पेशली पूछे कल्प, तब इसमें आपको वृहद हिमालय के बारे में याद रखना है। और वहीं पे मायोसिन में इसमें लघु हिमालय बनता है, आपको याद होगा, और प्लायोसिन में इसमें शिवालिक हिमालय बनता है। ठीक है, ये ईरा पूछा जाता है आपको। अगला मैं चलो, आपका अगला हो जाएगा, भारत की सर्वोच्च चोटी है ना गार्डविन ऑस्टिन किस हिमालय में स्थित है? तो आपको पता है भारत की जो सबसे उच्च चोटी है उसको K2 कहा जाता है, या फिर इसको गार्डविन ऑस्टिन कहा जाता है। ये जो है आपके ट्रांस हिमालय में स्थित है, और ट्रांस हिमालय में भी आपको पूछे तो वो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी में, इसमें लगातार जो काराकोरम है ना, अब लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी देखते हो। ठीक है, तो काराकोरम श्रेणी में, इसके काराकोरम श्रेणी में जो है आपका है ना K2 गार्डविन ऑस्टिन, या फिर K2 बोलो,
है ना, ये भारत की उच्च चोटी स्थित है। विश्व की तीव्रता ढाल वाली चोटी कौन सी है? तो राकापोसी है। आपको याद रखना है ये लद्दाख श्रेणी में स्थित है। तो राकापोसी विश्व की सबसे तीव्रता ढाल वाली चोटी है ना, ये राकापोसी, इसको याद रखना है। और सबसे ऊंचा युद्ध स्थल बोले, एक चीज़ और बता देता हूँ, विश्व की सबसे ऊंचा युद्ध स्थल वो सियाचिन है। ठीक, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ट्रांस हिमालय का है ना काराकोरम श्रेणी एशिया की रीढ़ कहलाती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंधु नदी जास्कर एवं लद्दाख श्रेणी के मध्य बहती है। मैंने कहा ना अभी कहा कि काराकोरम श्रेणी है, ठीक है, ट्रांस हिमालय में। फिर आपका है ना लद्दाख श्रेणी आएगा, जास्कर आएगा। तो सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य बहती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और बुंजी नामक स्थान पे आगे जाके, ठीक है, भारत के सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है, जो कि लद्दाख श्रेणी को काट कर बनाती है। ठीक, कौन सा? सिंधु नदी बनाती है। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। कितना? 6100 मीटर है, इसको आपको ध्यान में रख लेनी है। अगला है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, आपको पता है क्या है? माउंट एवरेस्ट है। और भारत की कौन सा है? ठीक है, K2 या फिर गार्डविन ऑस्टिन है। तो माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये महान हिमालय में स्थित है। दूसरा कथन है आपका, प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता पाई है। ठीक, तो दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन को आपको ध्यान में रख लेनी है। अगला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सा लघु हिमालय का श्रेणी नहीं है? देखेंगे, जैसे कि पीर पंजाल है, धौलाधर, नागा टिब्बत, ये तीनों जो है, और साथ में महाभारत श्रेणी भी है। ये चारों श्रेणी जो है ये लघु हिमालय से संबंधित है। लेकिन जास्कर, अभी भी मैंने पहले आपको बताया कि काराकोरम, लद्दाख और आपका जास्कर और कैलाश, ये चारों श्रेणी जो है किससे संबंधित है? ट्रांस हिमालय से। तो निम्न में से कौन सा लघु हिमालय का श्रेणी नहीं है? तो इसका सही आंसर जास्कर हो जाएगा। ये लघु हिमालय का श्रेणी नहीं है। ट्रांस हिमालय एवं वृहद हिमालय एक दूसरे से किससे अलग होते हैं? ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, इसके लिए भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक, वो है ITSZ, इंडस सांगपो सचर जोन कहा जाता है। ट्रांस हिमालय ITSZ है ना, इससे अलग होता है। किससे? महान हिमालय से। तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में ITSZ है, इंडस सांगपो सचर जोन है, इससे अलग होता है। और वहीं पे महान हिमालय और उसके बाद लघु हिमालय आएगा। ये दोनों किससे अलग होते हैं ऐसा पूछे तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, तो इसको MCT बोल सकता है वो। ठीक, उसके बाद MBT आपको याद रखना है, जो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय एक दूसरे से अलग होंगे। ठीक, क्या हो जाएगा? मेन बाउंड्री फॉल्ट, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक बात है। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, जो पीछे हमने 1-2 क्वेश्चन छोड़ा है। हिमालय की सर्वाधिक नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय श्रृंखलाओं में, ठीक है, सबसे नवीन आपका शिवालिक हिमालय है। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन का आपको पहचान करना है। कश्मीर हिमालय को पंजाब हिमालय भी कहते हैं। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। तो इसको सत्य कथन कर लीजिएगा। ठीक है, ये सभी इसमें सत्य है, इसको सत्य कथन कर लेना। इस क्वेश्चन को एक बार आपको बदलाव कर लेनी है। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको नदियों के है ना द्वारा एक विभाजन देखने को मिलता है। एक चीज़ हमने देखा है ना भाई, अलग अलग चीज़ कि आपको ट्रांस हिमालय है ना, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और उसके बाद आपका शिवालिक हिमालय, ये हमने वर्गीकरण देखा। दूसरा वर्गीकरण आप नदियों के तौर पे देखते हो। ठीक है, जैसे कि कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय यहाँ पे याद रखना, ये मैंने कश्मीर हिमालय आपको लिख दिया, कश्मीर हिमालय। ठीक है, तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में क्या है? ये सिंधु नदी है, सतलज नदी है, बीच में कश्मीर हिमालय है। उसके बाद सतलज नदी हो गया, उसके बाद यहाँ पे कुमाऊं हिमालय मैं लिख रहा हूँ। तो सतलज और काली नदी, ठीक है, काली नदी के बीच में आपका कुमाऊं हिमालय आ जाता है और काली नदी आ गया। उसके बाद वो तीस्ता तक जाता है, नेपाल हिमालय जाता है, ये वाला आप देखेंगे। उसके बाद तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक असम हिमालय जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? क्योंकि असत्य चुनना है आपको। अभी मैंने बताया कुमाऊं हिमालय जो है वो सतलज और काली के मध्य है, लेकिन यहाँ पे सतलज और तीस्ता के मध्य लिख दिया है, तो आपको गलत चुनना था। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये पूछा जाता है कश्मीर हिमालय, जिसे पंजाब हिमालय कहते हैं, ये सिंधु और सतलज के बीच है, एकदम लाइन से जाना, और सतलज के बाद काली आएगा। ठीक है, तो सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हो जाएगा, और काली से तीस्ता आएगा, उसमें नेपाल हो जाएगा, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र आएगा, उसमें असम हिमालय हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति त्रिभुजाकार है। ठीक है, असत्य आपको चुनना है, गलत चुनना है। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। क्या? सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और इसकी ऊंचाई आपको बोले, गुरु शिखर की ऊंचाई आपको बोले तो याद रखना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1722 मीटर है। और प्रायद्वीपीय पठार की चीज़ में एक चीज़ और याद रखना, जैसे प्रायद्वीपीय पठार है, इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई बोले। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी 1600, लिख लेना, 1600 किलोमीटर। और ईस्ट वेस्ट बोले तो 1400 किलोमीटर है। ठीक है, ये दोनों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, सतपुड़ा श्रेणी के दोनों ओर नर्मदा एवं ताप्ती की भूभ्रंश घाटियाँ हैं।
मतलब भ्रंश घाटियों के बीच में तो आपका सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो दोनों नदियों के भूभ्रंश घाटी है, उसके बीच में आपका सतपुड़ा पर्वत है, और सतपुड़ा पर्वत का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है लिखा है, तो ये इसका गलत है। आपको भी पता होगा जो आपका सतपुड़ा पर्वत है, इसका सर्वोच्च जो शिखर है वो धूपगढ़ है, ठीक है, अमरकंटक नहीं है। इसका एक भाग है मैकल श्रेणी जो आप छत्तीसगढ़ में देखते हो, उसकी ऊंची चोटी अमरकंटक है, इसको भी ध्यान में रख लेना। तो यह क्वेश्चन आपके पास दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी है, तो इसको 2-3 चीज़ में आपको पूछा जा सकता है। एक, इसका आंसर तो अनाईमुड़ी है जो कि तमिलनाडु में, ठीक है, जो अन्नामलाई पहाड़ी में है, ठीक है। तो अब आपको पूछे दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी बोले, प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत ये आता है, उसकी सर्वोच्च चोटी बोले, वो भी अनाईमुड़ी हो जाएगा। पश्चिमी घाट बोले, ठीक है, उसकी ऊंची चोटी बोले आपको, तो भी अनाईमुड़ी आता है। 3 फैक्ट्स आपको याद रखना है इसके बारे में, ठीक। अगला क्वेश्चन है आज का, उत्तर के विशाल मैदान। अब मैदान के बारे में हम लोग देखते हैं, इसके आपको है ना एक बार याद रख लेना, 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है, इसमें जो है इसका विस्तार है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम मजूली है, ठीक है, ये कौन सी नदी पे स्थित है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी। देखो अलग अलग है, अंडमान का समूह अलग देखते हैं हम लोग, निकोबार द्वीप का है ना अलग हम लोग देखते हैं, और दोनों को मिला के अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। तो दोनों को मिला के भी आपको पूछे सर्वोच्च चोटी, तो वो सैडल पीक हो जाएगा। क्या? सैडल पीक हो जाएगा। और सिर्फ अंडमान की सबसे ऊंची चोटी बोले तो भी सैडल पीक हो जाएगा। और ग्रेट निकोबार द्वीप, इसका माउंट थुलियर होता है, मतलब निकोबार द्वीप का, ठीक है, निकोबार द्वीप का सर्वोच्च चोटी माउंट थुलियर है। ये दोनों समझ पा रहे होगा। देखो दोनों अलग अलग है, आपको अंडमान अलग करेगा, आपको निकोबार द्वीप अलग करके आपको पढ़नी है। तो निकोबार द्वीप की ऊंची चोटी माउंट थुलियर है और अंडमान की ऊंची चोटी सैडल पीक है। लेकिन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप। अब ये दोनों को मिला के आपको बोले सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, तब भी आपका सैडल पीक आ जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है या फिर अंडमान का है, सबसे उच्च चोटी है सैडल पीक, ये कहाँ पे स्थित है? क्योंकि उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान इसमें बांटते हैं। तो याद रखना है आपको, जो सैडल पीक है ये उत्तरी अंडमान में है, अगर थोड़ा वो डीप जाए, ठीक है। अब इसकी राजधानी आपको पता है पोर्ट ब्लेयर, वो कहाँ पे स्थित है? तो वो दक्षिणी अंडमान में है। ये भी आपने है ना पढ़ा होगा, आपकी तैयारी में चीज़ होंगी। एशिया का एकमात्र सक्रिय द्वीप या फिर सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बोल रहा हूँ मैं, सक्रिय जो है ज्वालामुखी, ये कहाँ पे स्थित है? तो एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये लघु अंडमान में है। कहाँ पे है? लघु अंडमान में है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहीं पे मैं कुछ चीज़ आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन के करने के बाद। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पे है? ठीक है, अब लक्षद्वीप हम लोग अरब सागर में आ गए हैं, ठीक है। पहले बंगाल की खाड़ी में हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप इसके बारे में देखते हैं। अब अरब सागर में आप देखेंगे तो लक्षद्वीप है। इसका प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो कवारती है, ठीक है। कहाँ पे है? कवारती है। अगाती द्वीप के बारे में आपको याद रखना है, इस समूह के बारे में। अगाती द्वीप में हवाई अड्डा है, ये भी आपको पहले पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था, जो आपका गंगा सागर द्वीप है, ये आपको पूछ सकते हैं। इसके बारे में एक चीज़ नोट करना, ये हुगली नदी के मुहाने में स्थित है, जो कि नवीन द्वीप है। एक आपको पूछा जा सकता है पंबन द्वीप, अगर द्वीप में हम लोग देख रहे हैं, ये भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, आपको पता है। और एक है श्री हरिकोटा द्वीप, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो 2 फैक्ट्स यहाँ से भी आपके बनते हैं। अगला है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? सबसे प्राचीन शहर इसलिए है क्योंकि सबसे पहली बार खोजा गया था, वो है ना शहर है हड़प्पा, इसलिए से हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। अगला है आपका, हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम सैनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की जाती है 1921 में, और इसलिए जो है प्रथम नगर होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसमें कुछ चीज़ें मैंने रखा है। रंगनाथ राव, इन्होंने लोथल की खोज की थी। राखलदास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। गोपाल मजुमदार, इन्होंने चन्हूदड़ो की खोज की थी। और वहीं पे दयाराम सैनी, इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। इसको आपको ध्यान में रखना है। कुछ चीज़ें यहाँ पे पढ़ लेना, है ना। मैंने PDF में आपको देने के लिए रखा है, जो अभी मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो है ना। इसको समय वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था? याद रखना है आपको, 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक इसका विस्तार था। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी के रूप में किन 2 शहरों को जाना जाता है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये 2 शहर हैं जिनको जुड़वा राजधानी के तौर पे जाना जाता है, ठीक है। ये पूछा जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ठीक, तो ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो के बारे में जो IMP चीज़ है, ठीक है, वृहद स्नानागार यहाँ से प्राप्त हुआ है। अन्नागार जो कि है ना सबसे विशाल भवन है, यहाँ से प्राप्त हुआ है। औद्योगिक नगर, मनका बनाने का कारखाना, या फिर औद्योगिक नगर के रूप में हम लोग चन्हूदड़ो को जानते हैं। इसमें जो है मनका बनाने का है ना, या फिर मनका निर्माण कारखाना यहाँ से प्राप्त हुए हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल एक किस नदी के तट पर है और एक कालीबंगा। या लोथल तो ज़्यादा ही पूछा जाता है, तो दोनों को आपको याद रखना है। ये आपको भोगवा नदी हो जाएगा गुजरात में, और वहीं पे आपको कालीबंगा पूछे, कालीबंगा एक किस नदी पे या फिर किस नदी के तट पर है, ठीक है, इसको आपको पूछे तो घग्गर हो जाएगा जो कि राजस्थान है। यहाँ पे कंपेयर करके आपको कुछ कुछ पढ़ लेना है, ठीक है। मैं अलग से और लिख दिया हूँ ताकि आप है ना पीडीएफ में इसको पढ़ पाएँ। तो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ आपको। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। विश्व का प्राचीनतम वेद कौन सा है? कोई है ना परिचित होंगे, वो ऋग्वेद है। तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है, ये तीनों को मिला के वेद त्रयी कहा जाता है। तो अपने पास 4 वेद आते हैं सामने, ठीक है, और ये अथर्ववेद के साथ मिला है तो इसको वेद संहिता कहा जाता है। तो 2 फैक्ट्स यहाँ से याद रख लेना। अगला है ऋग्वेद का कौन से मंडल गायत्री मंत्र का उल्लेख करता है? तो ये तीसरा मंडल है जिसकी रचना विश्वामित्र ने की है, ठीक है, जो कि सावित्री है ना, जिनको जो है समर्पित है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद के बारे में आपको कुछ कुछ यहाँ पे और पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ से जो आईएमपी चीज़ है वो मैं बताता हूँ, जो आपका तीसरा नंबर का है, ठीक है, और ये मंत्र है और मंडल है। तो यहाँ पे याद रखना, दासराग युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दासराग युद्ध का वर्णन दिया गया है, जो कि भरत कबीले और पुरु कबीले के मध्य होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा वेद संगीत से, मतलब कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो आपको याद रखना है इसका सामवेद है। सामवेद को भारतीय संगीत की जननी कहा जाता है। यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है, अलग से इसको पढ़ सकते हैं। अथर्ववेद में एक चीज़ याद रखना, इस ये नवीन वेद तो है ही। सभा एवं समिति को प्रजा है ना पति की, ठीक है, 2 पुत्रियाँ कहा गया है। कहाँ पे कहा गया है? अथर्ववेद में। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है किस उपनिषद में, इसको आईएमपी कर लेना है ना। भारत का आदर्श वाक्य जो कि सत्यमेव जयते है, ये लिया गया है। ये मुंडकोपनिषद है। कौन सा है? मुंडकोपनिषद। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए रखा होता है ना पढ़ने के लिए। ये पीडीएफ में आपको मिलेगा तो पढ़ेंगे आराम से। जैसे वेदांत उपनिषद को वेदांत कहते हैं। इसकी कुल संख्या 108 है। जवालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, 4 आश्रम आपको पता होगा। और छांदोग्य उपनिषद, इसमें पुनर्जन्म का उल्लेख है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। तो मैंने आपको है ना कुछ पढ़ने के लिए अलग से मैंने लिख के रखा है। अब महाजनपद के बारे में बता देता हूँ आपको। इसकी राजधानी को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक आईएमपी फैक्ट है, सर्वशक्तिशाली जो महाजनपद है वो मगध है। टोटल अपने पास 16 महाजनपद आते हैं, ठीक है। तो मगध, अवंती और कौशल और अस्मक, ये चारों के बारे में मैंने रखा है। इसकी राजधानी आप पढ़ लेंगे। गिरिव्रज है, राजगिरी, पाटलिपुत्र है। मगध की राजधानी अलग अलग समय पर रही हैं। अवंती, उज्जैन और महिष्मती है। कौशल का श्रावस्ती और अयोध्या है। ये उत्तर दक्षिण के तौर पे है ना, अलग अलग तौर पे भी होता है। अस्मक देखेंगे तो पैठान है। सर्वोच्च शक्तिशाली है ना महाजनपद बोलेंगे तो मगध हो जाता है। एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में था, ठीक है, वो अस्मक है, ठीक। इस प्रकार से आपको यहाँ से चीज़ें कवर करनी है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? ठीक, तो वास्तविक संस्थापक के रूप में हम लोग, ठीक है, आपको याद रखना महावीर स्वामी को जानते हैं, जो कि 24वें तीर्थंकर। एक फैक्ट याद रखना, अंतिम तीर्थंकर या फिर 24वें तीर्थंकर बोले तो वो महावीर स्वामी जी हैं। यहाँ पे देखना, इसका सिर्फ संस्थापक आपको बोले और प्रथम तीर्थंकर बोले, जैन धर्म का सिर्फ संस्थापक बोले तो आपको ऋषभदेव को याद रखना है। प्रथम तीर्थंकर भी वही हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक बोले तो महावीर स्वामी हो जाते हैं, आपको पता है। और ये अंतिम तीर्थंकर है 24वें, तो कुल है ना 24 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म पूछा जाता है 540 ईसा पूर्व, और उससे भी इम्पॉर्टेंट है इनका जो स्थल है कुंडल ग्राम वैशाली, जो कि बिहार में। मृत्यु स्थान पावापुरी है, इनको आपको ध्यान में रखना है। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष इसने पूछा है, तो यहाँ पे याद रखना 2 चीज़ क्वेश्चन बनते हैं। एक तो प्रथम जैन संगीति इसके है ना शासक पूछ ले और अध्यक्ष पूछ ले। तो शासक में आपको चंद्रगुप्त मौर्य याद रखना, ये शासक है, और अध्यक्ष में स्थूलभद्र है। और दूसरी बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो देवड़ी है ना, देवधिगण है, थोड़ा सा पढ़ने से हो रहा है, देवधिगण, ठीक है। तो दूसरा आप याद रखना, ठीक है, जो आपका दूसरा ऑप्शन है स्थूलभद्र है, इसका मतलब यह है कि प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष। तो प्रथम चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे प्रथम जैन संगीति है, प्रथम बौद्ध संगीति हो जाएगा, प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो प्रथम वाली चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष आपको याद होनी ही चाहिए, जो कि स्थूलभद्र है, ठीक। शासक बोले तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाते हैं, उसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। ये आपके पढ़ने के लिए आराम से। आगे चल के जैन संप्रदाय जो है 2 भागों में बढ़ जाता है। ये आपको पूछे तो बिल्कुल आप बताइए, श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ जाता है। इसके प्रणेता मैंने लिख दिया है, स्थूलभद्र है, एक भद्रबाहु है, ठीक। अगला मैं चलता हूँ, ये आपकी रिवाइज के तौर पे है ना, इसलिए मैं स्पीड कर रहा हूँ कि इसको मैंने पढ़ा लिया, पहले भी पढ़ा लिया है, पहले क्वेश्चंस कराए हैं, अच्छे समझाया भी है मैंने, तो आपने पढ़ा भी है। तो 2 दिन बाकी है, तो हमें क्वेश्चंस करना ज़्यादा है ना उचित होगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल आपको बताना है, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कौन सा है? तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। इनका जो जन्म स्थल है लुम्बिनी है,
कहाँ पे है, लुम्बिनी। तो इसका सही आंसर लुम्बिनी हो जाएगा। और यहीं पे मैंने कुछ कुछ चीज़ें और रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, ठीक है, गौतम बुद्ध जी ने। तो ये हो जाएगा आपका सारनाथ में। सबसे अधिक उपदेश पूछा जाता है श्रावस्ती है। तो सबसे अधिक से आपको याद रखना है श्रावस्ती। सा थोड़ा सा जुड़ रहा है। प्रथम से आपको याद रखना है सारनाथ, हाल को भी सा से जुड़ रहा है, लेकिन प्रथम सारनाथ है और सबसे अधिक श्रावस्ती है। अंतिम उपदेश कुशीनाराम देते हैं। इनका मृत्यु स्थल भी यही हो जाता है और लुम्बिनी इनका जन्म स्थल हो जाता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें यहाँ पे रखना है। इसमें अगर इंपॉर्टेंट बोलूँ तो उन्होंने जो घर त्यागा था, गृह त्यागा था 29 वर्ष की उम्र में, उस घटना को क्या कहते हैं, तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है यहाँ पे। और उनकी जो ज्ञान प्राप्ति है उनको क्या कहते हैं, तो महासंबोधि कहा जाता है। उनके मूल नाम सिद्धार्थ है। ये पूछा जाता है, इनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, अब मुझे बताएंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी में हुआ था। 4 कुल बौद्ध संगीति हम देखते हैं, तो प्रथम राजगिरी है, सेकंड वैशाली में होता है, तीसरा पाटलिपुत्र है, चौथा कुंडलवन। लेकिन प्रथम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो राजगिरी आपको याद होना ही होना है। एक बार नीचे का आपको रीड मारना है, ठीक है। उसी प्रकार प्रथम अध्यक्ष आपको बोले तो महाकश्यप हो जाएंगे, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष है ना महाकश्यप। सेकंड के सरोकामी है, तीसरे के मोगलीपुत्र, तीस है वसुमित्र है। लेकिन तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो तीसरा आप देख रहे हो ना, तीसरा पाटलिपुत्रम जो हुआ है, ठीक है, तीसरा बौद्ध संगीति जो हुआ है, इसमें शासक कौन था, तो अशोक है। तो अशोक के समय है ना, सम्राट अशोक के समय कौन सा बौद्ध संगीति हुआ है, एक क्वेश्चन बनता है, स्टार कर लेना, वो तृतीय बौद्ध संगीति है, ठीक है। इसको आगे चल के मैंने क्वेश्चन रखा है। पितृहंता वंश के बारे में हम लोग जो है हर्यक वंश को जानते हैं, क्योंकि इन लोग अपने ही पिता का वध करके है ना शासक बनते थे, इसलिए पितृहंता वंश इसे कहा जाता है। इसके संस्थापक बिंबिसार है, ठीक है। मगध साम्राज्य के संस्थापक भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत आता है जो पहला वंश है। अजात शत्रु एक शासक हुए इसके बाद, ठीक है। इनके समय में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ है, ठीक है। और पाटलिपुत्र शहर इन्होंने बसाया है, ये एक बार ध्यान रख लेंगे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें देख लेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, इनका अन्य नाम सेंट्रो कोर्स, इसको मत रखो याद, है ना, ये नहीं पूछा जाना चाहिए। संबंधित जूनागढ़ अभिलेख ये भी ना पूछना चाहिए उन्हें। इनके समय में जो इंपॉर्टेंट चीज़ ना, सुदर्शन झील गुजरात का, मैं अहम चीज़ बता रहा हूँ, हालांकि उसको पढ़ना तो है ही आपको PDF में, ठीक है। पुष्यगुप्त ने किया था, तो आपको याद रखना है सुदर्शन झील का निर्माण किनके समय में हुआ था, तब इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। किसने किया था, तो पुष्यगुप्त ने किया था, ठीक, इसको ध्यान में रखना है। असत्य कथन की पहचान करना है, अच्छे से देखिएगा। मौर्य शासक बिंदुसार को अमित्रोचेट्स कहा जाता है, याद मत रखो, हालांकि सही चीज़ है। सम्राट अशोक ने अभिलेख लिखने की परंपरा शुरुआत की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिलेख लिखने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी, सम्राट अशोक ने की थी। इन्होंने दारा प्रथम, डेरियस फर्स्ट, इनसे जो है प्रेरणा लेके है ना यह काम किया था। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये भी इंपॉर्टेंट। 2 लाइन आपको याद रखना है, तीसरा भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हालांकि गलत छपा है, इसका सही बताऊंगा तब ये इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख की खोज जेम्स प्रिंसेप ने नहीं की थी, ठीक है। आपको असत्य चुनना था, इसलिए सही आंसर हो जाता है। अब यहाँ पे आइएगा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पहला देखेंगे। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख की खोज है ना टिकन थेलर या फिर इसे टिफेन थेलर कहा जाता है, इन्होंने की थी। और पढ़ने में जो सफलता पाई थी वो जेम्स प्रिंसेप था। अशोक ने अपने पुत्र और अपनी पुत्री, जो कि क्रमशः महेंद्र संघमित्र है, इनको श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के है ना प्रचार प्रसार के लिए। एक बार इसको पढ़ लेंगे। सम्राट अशोक के समय कौन सा बौद्ध संगीति हुआ था, अभी भी मैंने बताया, ये तृतीय बौद्ध संगीति है, इसको ध्यान में आपको रखना। भारत का मैक्यावली किसे कहते हैं, बिंदुसार, सम्राट अशोक, कौटिल्य। तो कौटिल्य को कहा जाता है भारत का मैक्यावली, है ना, इसको आपको ध्यान में रखनी है। मौर्य वंश के बारे में जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है, और साथ में मेगास्थनीज का इंडिका, है ना, यहाँ से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। शुंग वंश का संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र शुंग, इसका सही आंसर हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है, ठीक है, तो सिमुख आपको ध्यान में रखना है। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछे तो समुद्रगुप्त के बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, थोड़ी स्पीड तो नहीं हो रहा, फिर कह रहा हूँ, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त हो जाएगा। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख हो जाएगा। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका गुप्त वंश का प्रथम शासक और संस्थापक, यहाँ पे देखना तो ये श्रीगुप्त है। कौन है, श्रीगुप्त है, ठीक है। समुद्रगुप्त ये दक्षिण अभियान के लिए गया था, दक्षिण अभियान चलाया, दक्षिण विजय अभियान इनके द्वारा चलाया जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चीज़ और है, हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से हमें इस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, समुद्रगुप्त के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है।
सर्वाधिक सोने के सिक्के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाइन ही पूरी इंपॉर्टेंट है, ये पेज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्तों ने जारी किया था, सोने के सिक्के, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के ये कुषाण वंश से संबंधित है। ठीक है, तो दोनों से आप है ना कंपेयर कर पाएंगे। अगला है आपका गुप्त काल में पुलिस है ना, पुलिस प्रमुख अधिकारी को क्या कहते थे, देखेंगे। तो यहाँ पे देखना दंडपाशिक इसका सही आंसर हो जाएगा। महासेनापति नाम से स्पष्ट है ना, सेना का प्रमुख हो जाएगा। महादंडनायक, ठीक है, ये न्यायाधीश हो जाएगा, लेकिन दंडपाशिक आपको याद रखना है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नोट करके मैंने कुछ रचनाएं लिखी है जो बार बार पूछे जाते हैं आपको कालिदास के बारे में, है ना, इसको ध्यान रखना। तो मेघदूतम की रचना उन्होंने की है, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना उनके द्वारा की जाती है, मालविकाग्नि मित्रम इसकी रचना उनके द्वारा की जाती है, और साथ में आपको याद रखना है विशाखा दत्त ने, है ना, विशाखा दत्त है एक्चुअली, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की थी। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू जी हैं, एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, ठीक है, इनके बारे में आपको देखना है। तो एम.एन. रॉय ने सर्वप्रथम, ठीक है, संविधान सभा की मांग की थी, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था। तो संविधान बनाने की मांग पहले होती है, उसके बाद संविधान सभा की मांग होती है, अब संविधान सभा का चुनाव होता है। तो जुलाई अगस्त 1946, ये आपको याद रखना है, जुलाई अगस्त 1946 में जो है संविधान सभा का चुनाव होता है। उद्देश्य का प्रस्ताव को प्रस्तुत कब किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही उद्देश्य का प्रस्ताव आगे चल के आप देखेंगे कि संविधान का, ठीक है, प्रस्तावना का आधार बनता है। ठीक है, तो नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत यह उद्देश्य का प्रस्ताव, है ना, आपको याद रखना है 23 दिसंबर, ठीक है, 1946 को प्रस्तुत किया जाता है, और 22 जनवरी 1900, ठीक है, 47 कर लेना, यहाँ पे ध्यान देना, इसको 47 करेंगे, इस दिन जो है उद्देश्य का प्रस्ताव पारित होते हैं। दोनों डेट को लेके बहुत आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। कांग्रेस को कितना मिला, है ना, मुस्लिम लीग को कितना मिला, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना आपको पूछेंगे नहीं। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 का है, इसको आपको ध्यान रखना है, जिससे संविधान सभा का निर्माण हुआ था। ठीक है, इसकी पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, ठीक, वहीं पे 11 दिसंबर 1946 को और बैठक होती है, जहाँ पे स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, ये आपको पूछा जाता है, और प्रथम बैठक पूछा जाता है, और उद्देश्य का प्रस्ताव तो आपको भूलना ही नहीं है कि इसको पेश कब हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947, इसको फिर कह रहा हूँ मैं। ठीक है, उद्देश्य का प्रस्ताव जो है आपका पारित होता है, और यही नेहरू जी द्वारा जो प्रस्तुत उद्देश्य का प्रस्ताव ही, ठीक है, आपको याद रखना है, संविधान का, है ना, प्रस्तावना का आधार बनता है। ठीक, अगला है आपका भारत का संविधान लागू कब किया गया था। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। हालांकि 26 जनवरी 1900, है ना, 26 जनवरी या फिर 26 नवंबर है, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होता है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हम लोग लागू करते हैं। इसका कारण मैंने बताया था आपको, ठीक है, आपको याद होगा तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो हमने मनाया था। ठीक है, तो आपने पिछले वीडियो देखा होगा, इसको मैंने डिस्क्राइब करके और पढ़ा रखा है पहले, है ना, क्वेश्चंस भी करा रखा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आज ये हम महामैराथन वीडियो है आपका, तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखेंगे अगर नए स्टूडेंट अगर देख रहे होंगे। संविधान निर्माण से जुड़ी परामर्शदात्री समिति, इसका अध्यक्ष कौन है। इसको सलाहकारी समिति भी कहा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो वल्लभ भाई पटेल जी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है। इसके 2 उप समिति हैं, एक तो अल्पसंख्यक वाला है, एक है आपको मूल अधिकार पे उप समिति। अगर मूल अधिकार पे उप समिति आपको बोले, ठीक है, तब आपको जे.बी. कृपलानी याद रखना है, जे.बी. कृपलानी। लेकिन आपको सिर्फ मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष आपको बोले तो वल्लभ भाई पटेल जी फिर से आ जाएंगे, लेकिन इसके अंतर्गत ही उप समिति अलग से आपको मेंशन करें तो आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, संविधान निर्माण से जुड़ी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक, तो आप इससे परिचित ही होंगे, बी.आर. अम्बेडकर जी। बी.आर. अम्बेडकर जी ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और ये प्रारूप समिति का जो निर्माण हुआ है, ठीक है, आगे मैंने रखा है आपके पास, ठीक, प्रारूप समिति का जो गठन हुआ है 29 अगस्त 1947 को हुआ है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष को लेके, तो आपको याद हो गई, है ना, बी.आर. अम्बेडकर जी, जिनको हम लोग आधुनिक मनु के नाम से जानते हैं, है ना, संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं। और 29 अगस्त 1947 को इसका निर्माण होता है, जो प्रारूप समिति है, जिसको संविधान निर्मात्री समिति भी कहा जाता है। ठीक, अब इधर एक क्वेश्चन शायद आपको बीच में है, संविधान निर्माण से जुड़ी नियम एवं कार्य मंत्रणा समिति, ठीक, तो राजेंद्र प्रसाद जी है। तो 2-3 चीज़ मैंने बताया, एक आपको सलाहकारी समिति बताया, परामर्शदात्री समिति बताया, ठीक है, उसके अंतर्गत मूल अधिकार समिति हमने देखा था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के वाला। ठीक, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी, है ना, ये जो थे संविधान निर्माण से जुड़ी जो नियम है एवं कार्य मंत्रणा समिति आपको बोले,
ठीक है, तो आपको याद रखना है। और प्रारूप समिति आपको भूलना ही नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते ही हैं। जो BR अम्बेडकर जी है आपको पूछा जा सकता है, और 29 अगस्त 1947 है, उससे भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डेट आजकल पूछने लगे हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना है। 1947 को जो है प्रारूप समिति का गठन होता है। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रध्वज कब अपनाया जाता है? एक बताऊंगा 24 जनवरी 1950, एक बताऊंगा 22 जुलाई 1947। ये इसका सही आंसर है। मतलब 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रध्वज अपनाया जाता है। लेकिन 24 जनवरी 1950 को आपको याद रखना है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, ये दोनों को अपनाया गया। शायद मैंने एक पेज रखा है, यहाँ पे देखेंगे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत अपनाया जाता है। आराम से पढ़ लीजिएगा, इसका PDF में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। संविधान निर्मात्री समिति प्रारूप समिति को कहा जाता है। मैंने अभी बताया आधुनिक मनु की संज्ञा अम्बेडकर को दी जाती है, क्योंकि संविधान निर्माता के रूप में उसे हम लोग देखते हैं, ठीक, उन्हें हम लोग देखते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में विदेशी प्रभाव के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? आपको याद रखें, जब संविधान बनाया तो अलग अलग देशों के संविधानों से जो है हम लोग अलग अलग चीज़ों को, है ना, प्रेरणा लिया है। अलग अलग चीज़ों को हमने, है ना, लिया है अपने पास और उसको अपने अनुरूप हमने बनाया, ठीक है। जैसे संसदीय प्रणाली को हमने ब्रिटेन से लिया है, मूल अधिकार को हमने अमेरिका से लिया, संघवाद का प्रारूप को हमने कनाडा से लिया हमने, संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से लिया है, प्रस्तावना का विचार ये इसका असत्य है, जो कि आपको असत्य ही चुनना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। हमने ऑस्ट्रेलिया से इसका विचार लिया है और इसका आधार उद्देश्य का प्रस्ताव होता है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक बात रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि और नहीं लिया गया, ब्रिटेन से बहुत सारी चीज़ें ली हमने, प्रधानमंत्री है, ठीक है, संसदीय प्रणाली है, ठीक, प्रमम संवीय आपका विधि का शासन है, एकल नागरिकता है, ये सब चीज़ हमने ब्रिटेन से लिया है। अगला मैं चलता हूँ, आपका आज का अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान में विदेशी प्रभाव। अच्छा, ये चीज़ और आपको देखना है, इसके ऊपर नोट करके लिखना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन में बोल रहा था इसको देखना। संयुक्त बैठक, इसी प्रकार संयुक्त बैठक जो हमने लिया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये फ्रांस से हमने लिया है। और समाजवाद का विचार USSR से हमने लिया है, ठीक है, मतलब अपने संविधान में शामिल किया है। किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? पहली बात तो आपको याद रखना है, संविधान का परिचय पत्र किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना। दूसरा चीज़ आपको याद रखना है, संविधान की जन्म कुंडली किसे कहते हैं? राजनीतिक जन्म कुंडली किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना। संविधान का दर्पण किसे कहते हैं? प्रस्तावना, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर पालकी वाला है, इन्होंने कहा है कि संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना होता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है? ये 42वां संविधान संशोधन है, आपको याद रखना है, ये IMP है, ठीक। संविधान में आपको याद रखना है, प्रस्तावना में एक ही संशोधन हुआ है, प्रस्तावना में, ठीक है, एक ही संशोधन हुआ है। उस संशोधन का आपको याद रखना है कि 42वां संशोधन है, जिससे हम लोग समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द ये जोड़े हैं। तो संविधान, अपने संविधान के अंतर्गत जो प्रस्तावना है वो संशोधनीय है, मतलब यह है कि उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। हाँ, उसके बाद मूल ढांचा में जब वो सुप्रीम कोर्ट बोल देगा कि ये मूल ढांचे का है कुछ चीज़ें, तो उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हो। तो आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन एकमात्र संविधान संशोधन है जो प्रस्तावना में हुआ है, जिसके अंतर्गत हम लोग 3 शब्द जोड़े हैं। ये 3 शब्द इंपॉर्टेंट है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगला है भारत राज्यों का संघ होगा, यहाँ उल्लेख किस में है? ठीक है, तो ये अनुच्छेद 1 में है, ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है। और आप मुझे बताओ, हम लोग छत्तीसगढ़ वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ का निर्माण जब मध्य प्रदेश से अलग होकर हुआ तो किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? ठीक है, तो ये अनुच्छेद 3 है, क्योंकि अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत में अगर नए राज्य का निर्माण करना है एवं पुनर्गठन से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम से हुआ है ना, ठीक है, आपको पता है। अर्जित क्षेत्र होता है, जैसे बाहर से किसी से हम लोग जीत लिए, कुछ कर लिए, तो अनुच्छेद 2 होता है। दिल्ली का नाम NCR दिल्ली कब रखा गया है ना? NCR मतलब दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब किया गया? इसको याद रखें, तो 1992 में किया गया है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, नोट करके लिखना, ये बहुत पूछा जाता है इसलिए मैंने अलग से लिख दिया है इसको, ठीक है। 35 के द्वारा 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को सह राज्य बनाया जाता है। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। मूल अधिकार संविधान के कौन से भाग में वर्णित है? मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है, जो कि 12 से लेकर 35 तक है, ठीक। अब इसमें ना एक सवाल उठता है कि ठीक, इसमें आ जाओ एक बार, ये बहुत आपको याद करना होता है। जैसे कि आपका समता का अधिकार है 14 से 18 होता है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब चीज़ आप पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट बताता हूँ, पहला बहुत पूछता है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, जो कि 14, 15, 16, 17, 18, ये 14 से 18 तक का जो है ना, आप देखेंगे तो ये समता का अधिकार है, ठीक है, जहाँ पे आपको विधिक समक्ष संरक्षण है ना, विधिक समान प्रक्रिया से आपको 14 देखने को मिलेगा। 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। 16 में आपका लोक नियोजन में समानता का अवसर 17% अंत होगा। 18 आपका हो सकता है, ठीक है, उपाधियों का अंत होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट ये है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है, आर्टिकल 32 आपको ध्यान में रखना
है। असत्य कथन कौन सा है? यहाँ पे देखना, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकार संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 आपको मैं बताया हूँ, मूल अधिकार प्रावर्तनीय है। इसका मतलब यह है कि उल्लंघन पे या फिर है ना, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाके या फिर कोर्ट जाके इसको लागू करवा सकते हो। ठीक है, तो ये प्रावर्तनीय है। संशोधनीय है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई ये संशोधनी नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है, ये गलत है। मूल अधिकार अब नहीं है, पहले हुआ करता था, जो कि आर्टिकल यहाँ पे आप देखेंगे ना 31 मैंने डाला नहीं है। ठीक है, तो ये 31 भी एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। 31 में पहले संपत्ति का अधिकार था, जिसको अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार दिया गया था। लेकिन आपके है ना बहुत सारे कानून बनाने में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसलिए जो है वहाँ से हटाया गया। तो 44वां संविधान संशोधन करके उसको मूल अधिकार से हटा के भाग 12 के तहत अनुच्छेद 301 के तहत अब इसे लीगल राइट बनाया जाता है। ठीक, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ IMP चीज़ें होती हैं ना कि कुछ आपको, एक भाग 3 है इसलिए मैं बता रहा हूँ मूल अधिकार है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। IMP टॉपिक है आपका, सबसे IMP टॉपिक है ये, और राष्ट्रपति और आपकी संसद वाला बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसलिए आपके कुछ आपको ना कुछ वो पूछा जा सकता है अनुच्छेद। ठीक है, खुद ही अटक रहा हूँ, कुछ जो है अनुच्छेद पूछा जा सकता है, जैसे देखेंगे। तो उस IMP अनुच्छेदों को मैंने रखा है, बस इतना आपको ज़्यादा याद रखना है। जैसे 12, 14, 15, 22, 20, 21 है, ये थोड़ा है ना पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि 12 में है मूल अधिकार के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है। 14 में विधिक समक्ष समता है, विधिक समान संरक्षण है, मैं आपको बताया था। धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, 15 के बारे में बताया। 17 में गिरफ्तारियों से पहले संरक्षण है, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण है। ये आपके पुलिस एग्जाम है, इसलिए मैंने इसको रखा था, हो सकता है ये देख ले। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार 21 है, हालांकि ये तो 17 भी इंपॉर्टेंट है, अपरिस्यता का अंत 18 भी इंपॉर्टेंट है, उपाधियों का अंत, समझ रहे हो। ठीक है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो ये चीज़ एक बार आप देखेंगे। समान नागरिक संहिता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी चर्चा में रहा है करंट अफेयर, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उसको आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आपको मैंने करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन है कि ठीक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया भारत का, उसमें मुझे कमेंट करके बताना। इसलिए अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45 एक बार इसको देख लेना। एक्चुअली अनुच्छेद 45 में पहले क्या था, बस आराम से पढ़ना। पहले क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है कंपलसरी फ्री एजुकेशन देना, ये अभी भी है। ये कहाँ पे था पहले? 45 में था, DPSP में था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जहाँ सरकार को जो है नीति बनाने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो इस पर 100% काम करते हुए गवर्नमेंट ने 100% इसमें काम करते हुए अब इसको मूल अधिकार में डाला है। और मूल अधिकार के एक अनुच्छेद है 21A, ये आपको ध्यान रखना, स्टार करके रखना। तो आपको पूछे अब शिक्षा का है ना जो अधिकार है, या फिर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन 21 अनुच्छेद में डाला गया है। तो अनुच्छेद 21A है, इसको आपको ध्यान में रखना है, जो कि 86वां संविधान संशोधन से जुड़ा है। ठीक है, मतलब उससे जो है वहाँ पे डाला गया। अनुच्छेद 25 में अब क्या है, अब 0 से 6 वर्ष को यहाँ पे डाल दिया गया। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य कुल संख्या कितनी है? 11 है। तो अपने पास यही पूछेगा। ठीक है, आपको याद रखना 11 टोटल है, ये आपको पूछ सकता है, और क्या क्या है ये पूछ सकता है। ठीक है, हालांकि उसको मैंने नहीं रखा है, PDF दे दूंगा, पढ़ लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट है 11 पूछ ले वो। ठीक है, तो 11वां जो है उसको 86वें संविधान संशोधन से किया गया, पहले अपने पास 10 था। ठीक, तो मूल कर्तव्य का उल्लेख कहाँ पे है? भाग 4A में है। ठीक है, तो भाग 3 में आपका क्या हो जाएगा? मूल अधिकार हो जाएगा। भाग 4 में क्या हो जाएगा? DPSP की हम लोग बात करते हैं। भाग 4A में क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, आपका अभी पढ़ा मूल कर्तव्य हो जाएगा। अब अनुच्छेद देखेंगे, एक बार फिर से बताता हूँ आपको। भाग 3 में कब से कब तक हो जाएगा? 12 से 35 क्या? मूल अधिकार। 36 से 51 क्या? DPSP कहाँ पे? भाग 4। उसके बाद 51A कहाँ पे? भाग 4A। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसमें मूल कर्तव्य है। अगला है भारत के एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद हर किसी को याद होना चाहिए, 52 है, हर किसी को ये चीज़ याद होना चाहिए। ठीक, अगला मैं चलता हूँ। 55 में आपको याद रखना है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। 60 शपथ कर लेना, 60 शपथ ये जुड़ जाता है। 61 महाभियोग, तो भूलना ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 87 लोकसभा, ठीक, राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन, एक गलत है, और आपको सही सम्मिलित नहीं है पूछा, मतलब गलत चीज़ आपको बताना है, ये गलत है। 87 में लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन नहीं होता, संयुक्त अधिवेशन 108 में होता है। ठीक है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। तो 87 क्या है? इसमें विशेष अभिभाषण होगा, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, इसमें विशेष अभिभाषण हो सकता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, गुप्त मतदान होता है, बिल्कुल गुप्त मतदान होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति, हालांकि ये जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हम लोग कह रहे हैं ना, जो मुझे बोलने नहीं आ रहा है, ठीक है,
इसमें 2 प्रकार का होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया पहले, ठीक है। तो उसका जो एक प्रकार है एकल सक्रिय मत पद्धति, इससे जो हमारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष होता है, गुप्त मतदान होता है। बस ये 3 लाइन याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, नोट करके मैंने आपके लिए फैक्ट्स रखा। अगला है कार्यकाल 5 साल का होता है, आपको याद रखना है ना। राष्ट्रपति कार्यकाल 5 साल का होता है। 35 वर्ष है ना इसकी योग्यता है, 35 वर्ष का होना चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, इंपॉर्टेंट है। यदि वो त्याग पत्र देना चाहें तो उपराष्ट्रपति जी को दे सकते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। शपथ किसके अनुसार होता है? है ना 60 अनुच्छेद 60 के अनुसार होता है। 61 में महाभियोग हमने देखा था, का आपको ध्यान रखना। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इधर इंपॉर्टेंट वाली चीज़ और ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। आपको बहुत बार पूछा जाता है कि प्रथम बार निर्विरोध चुने जाने वाले, है ना, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, प्रथम दलित राष्ट्रपति। प्रथम मुस्लिम के लिए आपको जाकिर हुसैन का नाम याद रखना। वीडियो बिल्कुल आप पॉज करिए और आंसर करने की कोशिश करिए, थोड़ी स्पीड हो रहा तो पॉज कर लीजिए, है ना। एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, ठीक, तो आपको याद रखना है नी से, है ना, नी से हो जाएगा नीलम रेड्डी, इस प्रकार से इसको करेक्ट कर लेना। प्रथम महिला राष्ट्रपति कई बार आपने पढ़ा होगा, प्रतिभा सिंह, है ना, पाटिल जी हैं। प्रथम दलित राष्ट्रपति आपके R नारायणन जी हैं। कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले प्रथम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी हैं। सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने वाले अली अहमद जी हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं दूँ, प्रथम आपका दलित वाला हो जाएगा, और कार्यकाल के दौरान मृत्यु वाले प्रथम महिला, और पिछले के 2। ये 5 चीज़ ज़्यादा आपको फोकस करना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है? 123 आपको याद रखना, वो 1, 2, 3 1, 2, 3 अध्यादेश होता है, ठीक है। अध्यादेश 1, 2, 3 ये आपको एक बार ध्यान में रखनी है। कुछ अनुच्छेद में बताता हूँ IMP, ठीक है। इतना अभी तक पढ़ा है ना, आपका काम इतने में हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। आपके एग्ज़ाम की, है ना, हिसाब से जो आपके पास जितना वेटेज है, क्योंकि आपके पास 10 टॉपिक्स है, उसमें 20 क्वेश्चन आपको पूछना है, उसमें एक टॉपिक संविधान है, समझ रहे हो। वेटेज कितना हो गया? 2 नंबर का, ठीक। तो इतना सफिशिएंट होना चाहिए। हालांकि मैंने और रखा है 5-7 क्वेश्चन, इसको देख लेंगे। और इसके बाद आपको संसद भी पढ़ना होता है, आपको, है ना, न्यायपालिका भी पढ़ना होता है। तो ये गागर में सागर भरने वाला है। इसमें भी मैं जो है छान के आपके पास लाया हूँ, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन IMP है। धन विधेयक के बारे में आपको एक बार रीड कर लेना। 110 में अध्यादेश तो IMP है ही, और इसका क्षमतान शक्ति IMP है, ठीक। भले एक बार 85 एक बार रीड कर लेना। 17 आहूत, 17 आसान लोकसभा का विघटन के द्वारा किया। आहूत मतलब बुलाया जाता है, 17 आसान किया जाता है, मतलब सत्र समाप्त किया जाता है। सत्र का मतलब लोकसभा का विघटन इनके द्वारा किया जा सकता है ना, बहुमत यदि ना रहा तो 85 के द्वारा। लेकिन धन विधेयक 110 है, 123 अध्यादेश है, 72 क्षमतान शक्ति है। एक बार देख लेंगे। अभी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, क्यों हो जाता है मैं बताता हूँ, ठीक है। आपको मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया था, इसको फिर से कमेंट करो आप। इस ऐसे ही तो बनते हैं, ताकि आप करंट अफेयर की तैयारी आपकी कैसी हो पता चलेगा। राष्ट्रपति शासन के बारे में हमने करंट अफेयर में बात की थी, ठीक है। वो बताओ कौन सा राज्य है, ठीक। तो राष्ट्रपति शासन अभी हाल ही में चर्चा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 356 आपको भूलना ही नहीं है, ठीक। स्टार कर लेना, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी 2 चीज़ और पढ़ लो। राष्ट्रीय आपातकाल 352 हो जाता है। इसके लिए मैंने एक बार क्वेश्चन रखा था, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इसके आधार पे जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। आंतरिक अशांति के आधार पे अब नहीं लगता, पहले लगता था, ठीक है। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है अभी आपके लिए, ठीक है। वो राष्ट्रपति शासन वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संसद, ये ना इसके बारे में अनुच्छेद पूछा जाता है, बहुत आसान है, इसमें आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। देखो, संसद का उल्लेख 79 है, और संसद बनता किससे है? राज्यसभा से मिलकर, लोकसभा से मिलकर, राष्ट्रपति से, तीनों मिल के संसद का निर्माण करते हैं, ऐसे समझ लो। तो संसद 79 है, तो राज्यसभा 80 है, लोकसभा 81 है, याद हो गया। और 52 राष्ट्रपति तो आपको याद है ही, ठीक है। तो बहुत आसान है, इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इनमें से कोई नहीं है। राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता, वो एक स्थायी सदन होता है, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, जब तक वो बहुमत में है, नहीं तो बीच में वो भी गिर जाएगा। लेकिन राज्यसभा कभी नहीं गिर सकती, ठीक है। तो ये स्थायी रहती है, ठीक है। तो राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनमें से कोई नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपको बोले, तब ये स्थायी है तो सदस्य भी स्थायी परमानेंट यहाँ पर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है। वो कभी भी भंग नहीं होती है। लोकसभा सदस्य तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, क्योंकि इसके युवाओं का सदन कहा जाता है, ठीक है। तो लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, जिसको वरिष्ठों की सदन कहा जाता है राज्यसभा को। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, आपको पता है। अभी हाल ही में नए उपराष्ट्रपति जी आए हैं, उनका नाम मुझे कमेंट करेंगे,
ठीक है, इतना अपडेटेड होंगे। हालांकि आपके क्वेश्चन में नहीं आएगा ये, है ना, कल वाला जो एग्ज़ाम है आपका, क्योंकि आज ही ये कल ही की बात है, आजकल की बात है, ठीक है। तो इतना जल्दी लोग पेपर जो है एक दिन पहले सेट नहीं करेंगे। लोकसभा के सभी नवनिर्वाचक सदस्यों को शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं, बिल्कुल सही है। लोकसभा का चुनाव अब, है ना, प्रत्यक्ष होता है, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि आप वोट डालने जाते हो प्रत्यक्ष रूप से जाते हो, ठीक है। तो ये नोट करके आपको ध्यान में रख लेनी है। आज का लास्ट क्वेश्चन है ना, मतलब संविधान का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक सेशन तो और करना है हमें, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके लगभग 100-150 तो हो गए क्वेश्चन यहाँ पे, मतलब 100 क्वेश्चन, 100 प्लस तो हो ही गए होंगे, ठीक है। तो इसके बाद कुछ चीज़ें हम लोग और देख लेंगे जो कि आपके आधुनिक भारत से संबंधित रहेगा। इस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की आयु 21 से 18 वर्ष की गई है। 61वां संविधान संशोधन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है संबंध। अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं, इसके भी हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, एक एक करके आंसर दीजिएगा, ठीक है। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम क्या है? कंपनियों के आगमन पूछा है, ठीक। इसके लिए एक आपके पास कोड होना चाहिए PDBDF, PDBDF, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, है ना। इस कोड से इसको याद रख सकते हो। अगला है असत्य कथन की पहचान करना है आपको। पहली बात तो इस क्वेश्चन को आप सही कर लो, सत्य कथन आपको पहचानना है। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री, ठीक है, आपको याद रखना वास्को डी गामा था, 1498 में ये आता है। जमुहूरी ने इसको स्वागत किया, आपको पता होगा, ठीक है। और उस समय अपने भारत का जो राजा था सिकंदर लोदी था, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1503 में स्थापित की, ये भी बिल्कुल सही बात है। और ये IMP है, ये लाइन बहुत IMP है जो प्रथम फैक्ट्री वाला है, ठीक है, क्योंकि कोचिन मिल ने किया था। और ऐसा नहीं कि कोचिन मिल के इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट पहली फैक्ट्री है। तो पहली फैक्ट्री कोचिन में 1503 में इनके द्वारा स्थापित की जाती है। IMP है, याद रखेंगे। भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, ये भी IMP हो जाएगा आपके लिए, जो कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर था। ब्लू वाटर पॉलिसी के जनक फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकुर्क है। तो ये दोनों को आपको फर्स्टली याद रख लेना है, ये बिल्कुल सही है, दोनों को याद रखना। इसको एक बार भले आप इग्नोर कर सकते हो, इसका सही आंसर तो बता दूं, अल्बुकुर्क ने गोवा जीता, ये भी सही बात है ना। कुन्हा ने कोचिन से, ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया, कुन्हा ने कोचिन से गोवा स्थानांतरित की है उसकी राजधानी को, ये भी सही है। लेकिन हिंद महासागर में जो कार्टेज पद्धति है ना, ये कुन्हा ने लागू किया था। वन रेड है, एक बार पढ़ लेना, है ना। कार्टेज पद्धति से पूछा भी जाता है, ठीक, लेकिन उसको ऊपर वाला को पहले आपको देखना है। डचों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ थी? ये मुसलीपत्तनम है, जो कि 1605, ठीक है, 1605 में इन्होंने किया था। उसके बाद देखेंगे आगे चल के आप, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? अब ब्रिटिश आएंगे तो प्रथम यात्री था जॉन मिडेनहॉल, ठीक। इनका नाम आपको याद रखना है, 1599 में आएगा ये, ठीक है। इनकी पहली फैक्ट्री बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि सूरत में स्थापित की थी 1608 में, ठीक। आधुनिक कलकत्ता का जो संस्थापक है, अभी आप कलकत्ता देखते हो, उसका संस्थापक जॉब चौरनॉक हो जाएगा, जिन्होंने कोलिकाता, सूतानाटी और एक आपका गोविंदपुर है, इसको जो है मिला के, ठीक, कलकत्ता की नींव डाली थी। किसने? जॉब चौरनॉक ने, पूछा जाता है। फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर चार्ल्स आयल है, ठीक। उसके बाद सेंट फॉर जॉर्ज किला का निर्माण टॉमस रो ने किया है, ये गलत है इसका, ये फ्रांसिस डे है। तो फ्रांसिस डे इन्होंने किया था, किसका? सेंट फॉर जॉर्ज का निर्माण। मुझे कमेंट करके बताना फोर्ट विलियम और सेंट फॉर जॉर्ज ये कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा बताना। कर्नाटक युद्ध किन के बीच लड़ा जाता है? तो कर्नाटक युद्ध इसको जो है आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कहा जाता है, मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य ये जो है लड़ा जाता है। स्वतंत्र बंगाल राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खान था। और अलीवर्दी खान ने, ठीक, अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की थी। एक पूछा जाता है कौन से शासक ने अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की थी? जिन्होंने कहा था यदि आप, है ना, तो इनके हिसाब से रहोगे तो वो शहद देंगे, ठीक है, और ज़रा भी छेड़खानी की तो तुम्हें काट काट कर मार डालेंगे। ऐसा किसने कहा था? अलीवर्दी खान ने कहा था, ठीक है। तो पहला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुर्शिद कुली खान। प्लासी का युद्ध, ये तो आप स्टार्ट कर लो, 23 जून, है ना, 23 जून 1757 को होता है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि किनके बीच लड़ा गया था। तो क्लाइव याद रखना है, क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला इसको लिख लेंगे। तो इसको मैंने कांसी बताया था आपको, कांसी से इसको याद रखेंगे, क्लाइव एवं, है ना, का से क्लाइव, सी से सिराजुद्दौला। अगला है आपके पास वेदों की ओर लौट चलो। यह नारा किसने दिया था? यह नारा है दयानंद सरस्वती जी का। अगला आपके पास क्वेश्चन है मंगल सिंह को फांसी कब हुई थी? ये लास्ट क्लास में हमने जो है इसको, है ना, सही करना भूल गया था। ये आपका 8 अप्रैल है, ठीक, 8 अप्रैल 1857।
ये मंगल सिंह को इस दिन फांसी देते हैं। एक्चुअल में 29 मार्च 1857 को, ठीक है, ये वाघ की हत्या कर देते हैं। एक ब्रिटिश अधिकारी वाघ की इन्होंने हत्या कर दी, वही चर्बी वाले कारतूस, ये सब चीज़ के कारणों से, क्योंकि 1857 की है ना क्रांति के तत्कालिक कारणों में चर्बी वाला कारतूस देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये सब कारणों से 29 मार्च 1857 को है ना जो मंगल सिंह जी हैं इनके द्वारा जो है वाघ की हत्या की जाती है। अब इसके है ना इसीलिए इन्हें जो है 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी जाती है और 11 मई 1857 को इस विद्रोह की शुरुआत होती है। इसको आपको ध्यान में रखना। अगला है असत्य कथन की आपको पहचान करना है। लखनऊ में 1857 क्रांति के नेतृत्वकर्ता बेगम हजरत महल है, ठीक। झांसी में 1857 क्रांति के नेतृत्वकर्ता रानी लक्ष्मीबाई जी, ये भी बिल्कुल सही है। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग थे, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन आपको असत्य चुनना है और लास्ट का आपको देखना है। कानपुर में 1857 क्रांति के नेतृत्वकर्ता ये नाना साहब हो जाएंगे, ठीक है। इसका सही आंसर लास्ट वाला था, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं बताता हूँ, इस समय भारत का सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह, ठीक है, जफ़र था। इसको आपको ध्यान रखना है। तो बहादुर शाह जफ़र इस समय भारत का सम्राट हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1864 या 22 अक्टूबर 1664। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 22 अक्टूबर, ठीक, 1764। ये डेट आपको गांठ बांध लेनी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे भी एक चीज़ आता है, ये किनके बीच लड़ा गया, तो इसके लिए आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक, सासू माँ करके याद रख लेना। ये सा से हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, ये सू से हो जाएगा सुजाउद्दौला और माँ से मीर कासिम कर लेना। और वर्सेस अंग्रेज़ों से लड़ते हैं और अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो आता है। कौन आता है? हेक्टर मुनरो। तो इसको मैंने लास्ट टाइम बताया था, सासू माँ ट्रैक्टर से लड़ गई, तो ट्रैक्टर से हेक्टर याद कर लेना और बाकी आप सासू माँ देख रहे हो, ठीक है। अगला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तो प्रथम जो है वो 1767 से 69 लड़ा जाता है, ठीक है। कब लड़ा जाता है? 1767 से 69 लड़ा जाता है। सेकंड 80 से 84 है। 90 से 92 आपका तीसरा है। 1799 ये आपका चौथा है। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ से ना एक संधि इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस संधि को आप एक ट्रिक से याद रखना। उस ट्रिक का नाम रहेगा MMR। एक M का मतलब हो जाएगा मद्रास की संधि, एक M का मतलब हो जाएगा मंगलोर की संधि और इस R का मतलब जो हो जाएगा श्रीरंगपत्तनम। तो आपको याद रखना है मद्रास की संधि, मंगलोर की संधि, श्रीरंगपत्तनम की संधि। तो पहला जो युद्ध हुआ था वो मद्रास की संधि से समाप्ति होता है, दूसरा युद्ध मंगलोर की संधि से समाप्त होता है, तीसरा युद्ध श्रीरंगपत्तनम के संधि से समाप्त होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय, ठीक है, ये ब्रह्म समाज के संस्थापक हो जाते हैं। यही भी कुछ चीज़ें बताता हूँ। दयानंद सरस्वती जी, ठीक, ये आर्य समाज के संस्थापक हैं। स्वामी विवेकानंद जी, ये रामकृष्ण मिशन इसके संस्थापक हैं, ठीक है। और आपका M गोविंद रनाडे, ये प्रार्थना समाज के संस्थापक हो जाएंगे। ये दयानंद सरस्वती वाला याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये दया को द आप लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो द से दयानंद सरस्वती, आ से आर्य समाज, ऐसे करेंगे तो एक आपके दिमाग को हिंट मिल जाएगा। इस प्रकार से भी याद रख सकते हो। सत्य कथन कौन सा है देखेंगे। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय जी को कहते हैं। पश्चिम भारत का सुकरात, ठीक है, रनाडे जी को कहते हैं। और राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद जी, इन्हें कहा जाता है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार इसको आपको रीड कर लेना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है? प्रथम अध्यक्ष यानी कि प्रथम जो सम्मेलन हुआ था उसमें अध्यक्षता जो की थी एमएस बनर्जी, ठीक है। इनको आपको ध्यान में रखना है। और वहीं पे आपको मैं बताता हूँ आगे चल के, ठीक है, यहीं आप देख लो जो आपका सूरत अधिवेशन हुआ था, ठीक है, इसकी अध्यक्षता राज बिहारी घोष जी करते हैं। और बेलगाम बेलगाम अधिवेशन, हालांकि और बहुत सारे हैं लेकिन जो MP चीज़ें हैं उनको मैं बताता हूँ। बेलगाम अधिवेशन आपको नहीं भूलना है। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है ये पूछा जाता है, इसलिए है, ठीक है, अध्यक्षता की जाती है। सत्य कथन की आपको पहचान करनी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो संस्थापक है, इसका संस्थापक है A.O. ह्यूम है, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होता है। पहला सम्मेलन 1885 में बम्बई में होता है, ठीक है। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आप मुझे बताएंगे इसका जो असत्य कथन कौन सा है, यहाँ पे आपको चुनना पड़ेगा। 1889 के बम्बई अधिवेशन में प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया था। क्या? प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया था। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया जाता है। और 1911 इसके कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया जाता है। और 1946 के मेरठ अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पेश किया जाता है। ऐसा नहीं है, ये लास्ट वाला गलत हो जाएगा आपका।
जो भारत विभाजन का प्रस्ताव है ये 1946 के, ठीक है, मेरठ अधिवेशन में, ठीक, पेश किया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला है, निम्न में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? ये आपके लिए कमेंट वर्क है, ठीक है, इसको मैंने आपको बताया था, इसके पहले क्वेश्चन बताया था। शहीद भगत सिंह को फांसी कब दी जाती है? तो एक साथ आपको याद रखना है 23 मार्च को, ठीक है, भगत सिंह, ठीक, सुखदेव और राजगुरु, इनको जो है फांसी दी जाती है 23 मार्च 1931 को। ये एमपी है, याद करना। सत्य कथन की आपको पहचान करना है। होम रूल लीग है ना, लीग, होम रूल यहाँ पे लीग लिखना है ना, लीग की स्थापना, ठीक है, तिलक एवं एनी बेसेंट ने की थी। तिलक का क्षेत्र अलग था, बेलगाम में था, ठीक है, और एनी बेसेंट इनका क्षेत्र मद्रास था। अलग अलग जगहों पर इन्होंने जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी, ये है। रोलेट एक्ट को काले कानून की संज्ञा दी जाती है, ठीक है, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको बताना है, जो 1857 की क्रांति है, ठीक है, इसके बारे में एक चीज़ बताना है, याद रखना है। इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, इसको सिपाही विद्रोह कहते हैं। एक डायरेक्ट क्वेश्चन और बनता है, इसका तात्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था, ठीक है, ये मेरे को बताना था, शायद मैं भूल जाता। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? ठीक, तो बाल गंगाधर तिलक जी, इनके बारे में आपको याद रखना है। सत्य कथन की पहचान करें। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और इस हत्याकांड जो हुआ इसके विरोध में, ठीक है, मतलब इसकी प्रतिक्रिया में आप कह लो, ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि अंग्रेजों के द्वारा उनके जो है नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, उसको उन्होंने त्याग दी। ये बिल्कुल दोनों सही है। उधम सिंह वहीं पे जब मौजूद थे, उन्होंने उस दिन प्रतिशोध लिया था, ठीक है, कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, वो कौन था? ठीक है, डायर था, एक अंग्रेज अधिकारी डायर था, जिन्होंने गोली चलाने की अनुमति दे दी थी। उस दिन उन्होंने प्रतिशोध लिया था उधम सिंह ने, कि मैं इसे, ठीक है, मार कर रहूँगा, फिर इसका बदला मैं लेके रहूँगा। तो आगे चल के, ठीक है, उधम सिंह के द्वारा डायर की हत्या की जाती है, और इसलिए उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी दी जाती है। लेकिन इसमें 1942 लिखा है, क्योंकि आपको, ठीक है, असत्य कथन चुनना है, यहाँ पे याद रखना आपको, ठीक, असत्य कथन चुनना है, ये सत्य हो गया, असत्य कथन की पहचान करना है, ठीक है। तो 1940 से इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला है, आज का महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ या फिर कर दूंगा, यह कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी जी का कथन हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके इंडियन जीएस के 3 महत्वपूर्ण खंड, उसके एमपी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। जाते जाते एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, इसके कुछ चीज़ें आपको एक पेज मिलेगा, ठीक है, उसमें ज़्यादातर आपकी ज्योग्राफिक चीज़ें रहेंगी और साथ में इकोनॉमिक्स की चीज़ें रहेंगी, जो कि आईएमपी परिभाषाएं हैं वो रहेंगे, ठीक है। और साथ में आप देखेंगे ज्योग्राफी की, जो नदी के बारे में हो गया, है ना, उसके बारे में हो गया, आपके अभ्यारण्य के बारे में हो गया, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हो गया, और वहाँ पे एक मिनरल्स के बारे में हो गया, ठीक है। तो 3-4 चीज़ों के लिए एक नोट आपको मिलेगा, जो कि पीडीएफ में मिलेगा। तो इस पीडीएफ की जानकारी दे देता हूँ। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको संदीप स्टडी सेंटर, है ना, परिवार की एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आपको जुड़ना पड़ेगा। कुछ देर में जो है ये पीडीएफ डल जाएगी, तो वहाँ से जाके इसको आप रीड करेंगे, अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और साथ में आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर की क्लास भी हमने लगा ली है ना, कंप्यूटर क्लास आपके पास आ चुकी है, उसको देख सकते हो। साइंस की क्लास है, जो जनरली छोड़ दिया जाता है, उसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। और साथ में देखेंगे तो करंट अफेयर्स भी हमने ख़त्म कर दिया है, इंडियन हो गया और आपके सीजी करंट अफेयर, ठीक है। तो सभी की वीडियो आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है, जाके आप आराम से देख सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो, है ना, बनती है, एक लाइक कर दीजिएगा, और ग्रुप से जुड़ने ना भूलना, ठीक है, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।